बात उस ज़माने की है कि जब बीए 2 वर्ष में पूरा हो जाता था और लड़कियों के माता-पिता उतना भी सब्र नहीं कर पाते थे। 12वीं के बाद ही लड़का ढूँढना शुरू कर देते और उचित वर मिलते ही हाथ पीले करके अपने कर्तव्य से इतश्री हो जाती थी। एक ही मोहल्ले में 2 महीने के आगे-पीछे 2 बहुएँ आईं। एक कौशल्या की बहू अलका और दूसरी इमरती की बहू सरिता। सरिता बीए के पहले साल में और अलका बीए के आखिरी साल में पढ़ रही थी। मार्च का महीना आया। इमरती जी को सरिता की चाल-ढाल कुछ सुस्त लगी। प्यार से पूछा, का बात है बहुरिया? जीना लगत का तोहार? माई बापू की याद आवन लगी का? नहीं अम्मा जी, होली बाद परीक्षा है हमारी। बहुत बढ़िया तैयारी किए थे हम। आशा थी कि बीए पास करके फिर हम भी मास्टर बन जाएंगे, पर बापू हमारे हाथ पीले कर दिए सो अरमान दिल में ही रह गए। बताते हुए सरिता की पलकें भीग गईं। इमरती जी का दिल पसीज गया। कैसी सुंदर भाषा में बोलती है छोरी, पढ़ी लिखी जो ठहरी। परीक्षा दे आएगी तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? अभी तो गृहस्थी संभालने को हम ही बहुत तेरे चंगे हैं। उन्होंने पति से बात करके बहू मायके भेज दी परीक्षा देने की खातिर। उधर 15 दिन बाद ही कौशल्या जी मोहल्ले में लड्डू बांटने लगी। इमरती जी के घर पहुंचकर आवाज़ लगाई, ओ खिलौने की अम्मा, आओ तनिक बाहर को, बधाई के लड्डू ले लो। हमरी बहू अलका को दिन चढ़े हैं। मायके से बधाई का पल्ला आया है। 51 किलो लड्डू आए हैं समधियाने से। खूब जी भर के खाओ सब जने। बधाई हो बुद्धपाल की अम्मा, बहू को ध्यान रखियो। आएंगे काउ दिन बापू भी बधाई देने। इमरती जी लड्डू लेते हुए बोली। तुम्हारी बहू नाय दिख रही खिलौने की अम्मा, कौशल्या जी घर का निरीक्षण करते हुए बोली। नाय भाभी, बहू तो मायके पठे दिए हमने, वो काहे ना, बाकी परीक्षा हैं सो दे के आवेगी। महीना भर बाद इमरती जी पानी और मिठाई लाग लाई थी कौशल्या जी के लिए। तुमहू गजब करती हो खिलौने की अम्मा, ब्याह बाद परीक्षा देने की का जरूरत पड़ी? हमारी ने भी कही तो दबी जवान से, हमने तो साफ कह दी, पढ़न हती तो फेरा न डालती। अब चौका चूल्हा भलो के अपनो घर आंगन भलो। कौशल्या जी वहाँ से मुंह बनाकर चल दी। उन्हें बहू का परीक्षा देना हजम नहीं हो रहा था। 3 साल बीत गए। अलका के 2 बच्चे हो गए और सरिता सभी परीक्षाएं पास करके बड़े सरकारी स्कूल में मास्टर बन गई। आज इमरती जी भी पूरे मोहल्ले क्या कस्बे में लड्डू बांट रही हैं। कौशल्या जी रास्ते में मिल गईं। देखते ही बोल पड़ी, चलो खिलौने की अम्मा, देर से ही सही, बहू तुम्हें ये दिन तो दिखा सकी। खूब बांटो बधाई के लड्डू। कितने किलो का पल्ला आया समधियाने से, बूझो तो। बधाई के लड्डू हैं भाभी जी, आप भी खाओ। मेरी बहू बड़े सरकारी स्कूल में मास्टरनी लग गई है, उसकी खुशी में मैंने ये लड्डू अपने पैसे से मंगवाए हैं। समधियाने पर जोर न चलाया है। इमरती जी एक लड्डू कौशल्या जी के मुँह में रखकर बोली। अब कौशल्या जी जब रोज़ सुबह उल्टे पल्ले की साड़ी में सरिता को बैग लटकाकर स्कूल जाते देखती हैं तो अपनी बहू अलका की ओर बेबसी से निहारती हैं। काश उन्होंने भी अलका को पढ़ने दिया होता। फ्रेंड्स, एक औरत के लिए जितना ज़रूरी घर गृहस्थी और बच्चे संभालना है, उतना ही ज़रूरी उसकी पढ़ाई भी है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। हमारी कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। यश अपने पिता की दिन पर दिन गिरती सेहत को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान था। माँ के गुजरने के बाद पिताजी की एक छींक भी उसकी रातों की नींद उड़ा देती थी। अब तो 2 महीने हो गए थे। पिताजी को एक बार वायरल क्या हुआ, उन्होंने तो बिस्तर ही पकड़ लिया था स्थायी रूप से। बहू शालिनी चाहे कितनी भी केयर करती दिन भर पिताजी की, यश शाम को आकर 2-4 गलतियाँ गिना ही देता था बेचारी की, पर शालिनी भी कभी माथे पर शिकन तक नहीं आने देती थी। शालिनी ने नाश्ते में दलिया लाकर दिया तो पिताजी एकदम भड़क गए। मैं नहीं खाता ये मरीजी खाना, तुम्हारे इस बेस्वाद खाने की वजह से ही मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे तो करौंदे की चटनी से मंगोड़े और जलेबी खिला दे, देख फिर मैं कैसे पलंग से उठकर दौड़ लगाऊंगा। पिताजी की बात सुनकर शालिनी ने लाचार नज़रों से यश की ओर देखा, जो पिताजी के चेकअप के लिए डॉक्टर को बुलाकर लाया था। अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता, 80 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए। डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोला। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। भाई साहब, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है, और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। यश पिताजी को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना कोई जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिताजी हर रोज़ कुछ ना कुछ लेकर ही घर में घुसते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। यश ने खुद को किसी तरह समेटा और पिताजी को समझाने की कोशिश की।
पिताजी थोड़ा सा दलिया खा लीजिए, जिद छोड़ दीजिए, अभी शालिनी दाल का पानी बनाएगी। नहीं चाहिए मुझे ये बेस्वाद खाना, मना कर दे बहू से कि दाल का पानी बनाने का भी कष्ट ना करे। 2 महीने हो गए मुझे मन भर कर खाना खाए हुए। इतना बढ़िया मौसम है, अगर जलेबी मंगोड़े मिल जाते। पिताजी ने अपनी जिद सामने रखी। पिताजी कैसी बाल हट कर रहे हैं आप, अभी आपके सामने डॉक्टर कहकर गए हैं ना। यश ने दलिये का चम्मच पिताजी के मुंह से लगाते हुए कहा, श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा चील कौवा बनकर तेरे पास। जो अगर मुझे खुश देखना है तो अभी मंगोड़े और जलेबी खिला दे मुझे बस। पिताजी ने बहुत बड़ी बात कह दी। शालिनी और यश एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। डबडबाई आंखों और लड़खड़ाती जुबान से यश बोला, शालिनी आज पिताजी के लिए मूंग दाल के मंगोड़े और करौंदे की चटनी बनाओ, मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। शालिनी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी, वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी मंगोड़े बनने की। यश भी जलेबियाँ ले आया था, वह जलेबी रसोई में रख आया था और पिताजी के पास बैठ गया और उन्हें निहारते हुए बोला, पिताजी जलेबी आ गई है, अभी खाएंगे। पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वह अस्फुट आवाज़ में बोले, मंगोड़े भी बनकर तैयार हैं शायद, खुशबू यहाँ तक आ रही है। पिताजी की बाल सुलभ मुस्कान देखकर यश का मन भी उत्साह और उमंग से भर गया। पिताजी आज अरसे बाद ऐसे मुस्कुराए थे। अपने हाथों से पिताजी को चटनी लगाकर मंगोड़े खिलाते हुए यश की आत्मा भी तृप्त हुए जा रही थी। शालिनी भी प्लेट में मंगोड़े रखते हुए दुपट्टे से अपने आंसू छुपा रही थी। लीजिए पिताजी एक और, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। बस अब पूरा हो गया, पेट भर गया, जरा सी जलेबी और दे दे, पिताजी बोले। यश ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। पिताजी उसे प्यार से देखते रहे। यश शालिनी सदा खुश रहो, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। पिताजी बोले, नहीं पिताजी आप मुझे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यश उनके आंसू पोंछते हुए बोला। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस उसे एकटक देखते रहे। यश ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिताजी उसे लगातार देखे जा रहे थे। आंख भी नहीं झपक रही थी। यश समझ गया कि यात्रा पूर्ण हुई। पापा, एक भी कौवा या चील नहीं आई अभी तक, क्या करूं? दादी के श्राद्ध पर तो जल्दी से आ जाते हैं पक्षी, पर दादाजी के श्राद्ध पर हमेशा ऐसा ही होता है। छत से बेटे ने गुहार लगाई तो यश ने अपनी पलकें पोंछते हुए उसे नीचे आ जाने का जवाब दे दिया। श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा चील कौवा बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। पिताजी के अंतिम शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। केवल श्राद्ध करना ही हमारे लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक ये भी है कि हम अपने जब तक बड़े बूढ़े हैं हमारे पास तब तक उनका पूरा पूरा ध्यान रखें। उनके खाने पीने से लेके उनकी छोटी छोटी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अकेले ही गृहस्थी भी संभालना और जच्चा बच्चा की जिम्मेदारी इतना आसान कहाँ था कृष्णा जी के लिए, पर हमेशा की तरह अपनी सारी उलझनें और परेशानियाँ सीने में छिपाए अधरों पर मधुर मुस्कान लिए कृष्णा जी कमर कसकर सब कुछ संभाले हुए थे। बहू एक बार भी ठंडा पानी हाथों पर डाल मत लेना, हमेशा के लिए जोड़ों का दर्द पल जाएगा। कृष्णा जी ने पीछे से टोका तो बहू बरखा कुछ झुंझला गई। क्या हर समय सिर पर सवार रहती हैं? हर टाइम गर्म पानी इस्तेमाल कर करके मैं उबल सी गई हूँ। इतना आंख बचाकर ठंडे पानी के छींटे मुंह पर लगाने आई थी, पर इनकी बात सी नज़र से कुछ बचा है आज तक जो आज बच पाता। मनी मन भुनभुनाती बरखा गर्म पानी से हाथ धोकर ही वापस अपनी जेल में घुस गई। हाँ भाई, अब इसे जेल ही तो कहेंगे, जिसमें सासू माँ ने उस नन्ही सी जान को बंद करके रखा हुआ है। दरअसल उसका कमरा ऊपर के फ्लोर पर है और ऑपरेशन के बाद उसे ऊपर ले जाना भी मुश्किल था, और फिर अकेली कृष्णा जी का बार बार भागना नामुमकिन, तो उसे लिविंग रूम में ही रखा गया है कुछ 1.25 महीने के लिए। पता नहीं और कितना टाइम इस घटिया से कमरे में। परी का रोना शुरू हो गया। इससे पहले कि बरखा उठकर उसे चुप कराती, कृष्णा जी तीर सी गति से आईं और परी को गोद में उठा लिया। अले ले, क्या हुआ मेरी नन्ही सी परी को? छू छू की है या छी छी? वो उसकी लंगोटी चेक करते हुए बोलती जा रही थी। किसी और के लिए शायद ये दादी पोती का खूबसूरत पल दर्शनीय होता, पर बरखा वो तो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। 15 दिन हो गए परी को दुनिया में आए, एक बार भी मम्मी जी ने मुझे उसकी डायपर और लंगोटी चेक नहीं करने दी है। परी को तेल लगाना, नहलाना, उसके कपड़े बदलना, सारा काम खुद ही करती हैं। बनी तो दादी हैं, पर माँ बनने की कोशिश कर रही हैं। बरखा के मन की कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। बरखा बेटा, परी भूखी हो गई है, इसे फीड करा दो। कृष्णा जी की आवाज़ से वो यथार्थ में लौटी। जी मैं आए कह दे कि वो आप ही करा दो, मैं उसकी माँ हूँ, गैया नहीं कि बस दूध के लिए मेरी गोदी में डाल जाती हो। पर कह नहीं सकी।
चुपचाप अनमनी सी होकर परी को सीने से लगाया। कृष्णा जी ने उसकी पीठ की तरफ एक तकिया और लगाया, फिर उसके सिर पर हाथ फेरकर माथा चूमकर बाहर चली गई। बरखा परी को लिटाकर वापस लेट ही रही थी कि माँ का फ़ोन आ गया। माँ का नाम स्क्रीन पर देखते ही उसकी रुलाई छूट गई। माँ, मुझे अपने पास बुला लो, वरना मम्मी जी मुझसे मेरी बच्ची को छीन लेंगी। बरखा की ऐसी बातें सुनकर माँ सकते में आ गई। बरखा, क्या हुआ है? कृष्णा जी तो परी को जान से ज़्यादा। माँ के सवाल पर बरखा ने अपने मन का सारा जहर उगल दिया। माँ सिर पकड़कर बैठ गई। फिर कुछ सोचकर उसने धीरे से बरखा को समझाया। बेटा, तुझे पता है, जब तेरा भाई नमन हुआ था तब सिजेरियन होना बहुत बड़ी बात होती थी, पर तेरी दादी ने पहले दिन से ही नमन की लंगोटी बदलने से लेकर पोटी साफ करने तक का सारा काम मुझसे ही करवाया। अस्पताल में ना तो गर्म पानी का इंतजाम था और ना ही चूल्हा रखने की इजाज़त थी। मेरे दोनों हाथ तभी से बेकार हो चले। जोड़ों में और सिर में दर्द भी आज तक दुखी करता है। बेटा, कृष्णा जी तेरा और परी का जिस तरह ध्यान रख पा रही हैं, मैं तो शायद कभी रख भी ना सकूं। शायद उन्होंने अपने जापे में बहुत तकलीफ़ें सही होंगी, तभी तो वो तुम्हें हर तकलीफ़ और परेशानी से बचा रही हैं। तुम अपने नज़रिए से तो चीज़ों को देख पा रही हो, पर उनका नज़रिया समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। सारा काम अकेले संभालते हुए भी तुम दोनों का इतना ध्यान रख रही हैं। ये बात काबिले तारीफ़ है, बुराई के योग्य नहीं। वो रात में तुम्हारे साथ सोती भी हैं और साथ में जागती भी हैं। कल को शायद नमन की बहू के साथ मैं भी इतना सहयोग ना कर सकूं। बेटा, उन्हें एक बार धन्यवाद जरूर कहना। कहते हुए माँ का स्वर भी भीग गया था। बरखा आत्मग्लानि से भर गई। अच्छा हुआ उसने माँ से मन की बात कह दी। अगर वो गुस्से में मम्मी जी को कुछ गलत बोल देती तो अनर्थ ही हो जाता। मम्मी जी दिल जान से मेरा इतना ध्यान रख रही हैं और मैं बेवकूफ़ की तरह उन्हें अपना दुश्मन समझ बैठी हूँ। सो गई मेरी परी। बरखा बेटा, अब तुम भी खाना खा लो। आज मैंने बथुए आलू का साग बनाया है तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद है ना? कृष्णा जी गर्मा गर्म खाना लेकर हाजिर हो गई थी। बरखा की आंखें भर आईं। मम्मी जी, पूरा टाइम तो आप मेरे और परी के ख्याल में लगी रहती हो, अपना ध्यान रख भी पाती हो आप? पहले आप मेरे सामने खाना खाओ, मैं तभी खाने को हाथ लगाऊंगी। बरखा के मुंह से अपनी चिंता सुनकर कृष्णा जी की पलकें भीग गईं। बेटा, तुमने इतना कह दिया, मैं तो इसी में खुश हो गई। तुम खाना खा लो, क्योंकि परी उठ गई तो फिर खाने नहीं देगी। मैं भी बस अभी खा लूँगी। बरखा मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद करते हुए खाना खाने लगी। उनकी समझदारी से आज एक खूबसूरत सास बहू का रिश्ता बिखरने से बच गया था। आज खाने का स्वाद कुछ अमृत सा लग रहा था। फ्रेंड्स, कई बार हमारी जरा सी भूल से हमारे खूबसूरत से रिश्ते बिगड़ से जाते हैं। केवल अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।